एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं हॉस्पिटल में बैठी इतनी बुरी तरह से फंस चुकी थी कि मैं बता नहीं सकती। मेरे ससुराल वाले और मेरे माँ बाप और एक मासूम जान की गुनहगार थी जिसको मैं इस दुनिया में लाना नहीं चाहती थी। हाँ, मैं कॉलेज में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। अभी कॉलेज का मेरा फर्स्ट ईयर था और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। और मेरा पति अकरम भी मेरे साथ मेरे सपोर्ट में था, क्योंकि हम दोनों एक ही कॉलेज में और एक ही क्लास में एक साथ पढ़ते थे। अभी सिर्फ मेरा निकाह हुआ था। मैं अकरम के घर विदा होकर नहीं गई थी और ऐसे में प्रेग्नेंट हो गई थी। अस्पताल में बैठे अपना सर नीचे से ऊपर नहीं उठा पा रही थी और मैं अपने पिछले दिनों को सोचने लगी, कैसे मेरी मुलाकात अकरम से हुई थी। स्कूल से छुट्टी हो चुकी थी और मैं थोड़ी देर पहले ही लेडीज बाथरूम में आ गई थी, पर अब ये देखकर हैरान रह गई थी कि दरवाजा बंद हो चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि दरवाजा चौकीदार ने बंद कर दिया था, क्योंकि स्कूल बंद हो गया था। लेकिन छुट्टी होने के एक आधे घंटे के बाद तो लड़कियां स्कूल में रहती ही हैं। कोई किसी को देर से लेने आता है तो वे स्कूल के अंदर ही बैठी रहती हैं। फिर ये क्या कि बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कैसे हो सकता था। मैं चीखने चिल्लाने लगी। मुझे ऐसे लगा जैसे बाहर कोई खड़ा है, लेकिन वो बोल नहीं रहा था। मैंने कहा, कौन हो तुम? बदतमीज, क्यों मुझे यहाँ बंद किया हुआ है? उसने कहा, अभी बता दूंगा ये बदतमीजी मैंने क्यों की है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं उसकी आवाज़ से ही पहचान गई थी, वह कोई और नहीं बल्कि अकरम था। मैंने कहा, बताओ क्या बात है? मुझे बाहर निकालो। मैं मानती हूँ तुम्हारी बात, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं तुम्हारी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैंने जानबूझकर कहा था कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ और यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। मैं घबरा गई थी, पर जैसे उसने मुझे बाहर निकाला और दोनों हाथों से मेरे, ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। अम्मी अब्बू मुझे स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि हमारे परिवार में कोई लड़की भी स्कूल पढ़ने के लिए नहीं गई थी। हम लोग बहुत ही इस्लामी और धार्मिक रिवायत को मानने वाले थे। अब्बू अम्मी बहुत ही पुराने जमाने के ख्यालात के थे। मेरे घर में मेरे अब्बू के बड़े भाई की ही चलती थी और वो बड़े थे। उनकी बेटियां उनके हाथों से निकली हुई थी, लेकिन वे हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे। और उनकी माँ भी मेरी छोटी छोटी बातों को बड़ी गलतियाँ बनाकर पेश करती थी। और मैंने कह दिया था मैंने पढ़ाई करनी है। 10वीं के बाद 11th क्लास में मेरा दाखिला हो तो गया था, पर यहाँ पर लड़के भी पढ़ते थे। अब सब घर वालों की नज़र मुझ पर थी। मेरी माँ कहती थी, तेरा हल्का सा भी पाँव डगमगाया तो हम लोग मुंह के बल गिर पड़ेंगे, बहुत बदनामी हो जाएगी हमारी। मैं उनको कहती थी ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं सबसे दूर ही रहती थी। मैंने तो यहाँ पर किसी लड़की से भी दोस्ती नहीं की थी, तो लड़के से दोस्ती करना तो दूर की बात थी। पर वह लड़का हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता था, बार बार मेरे साथ ही बैठने की कोशिश करता। कभी मुझे बहाने बहाने से नोट्स मांगता, कभी पढ़ाई की किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर मेरे पास आ जाता। मैं स्कूल लेट आती थी, क्योंकि मेरे अब्बू ऑफिस के लिए लेट निकलते थे, इसलिए मैं स्कूल आने में भी लेट हो जाती थी। अब्बू से मैंने कहा भी था कि मेरा वैन लगवा दे, लेकिन अब्बू ने कह दिया, जब मैं तुम्हारे स्कूल के रास्ते से ही अपने ऑफिस जाता हूँ तो बेकार का खर्चा करने की क्या जरूरत है। अगर 5 मिनट स्कूल लेट पहुँचोगी तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा तुम्हारा। खैर, मुझे पढ़ाई से मतलब था, इसलिए मैं अब्बू से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी कि कहीं अब्बू गुस्से में आकर मेरी पढ़ाई ही न बंद कर दे। और जब स्कूल लेट पहुँचती थी तो फिर बैठने के लिए कभी सही जगह नहीं मिलती थी, और अकरम पहले से ही अपने साथ बैठने के लिए मेरी जगह घेरी होती थी। मैं वहाँ ना बैठती तो कहाँ बैठती, मजबूरी में मुझे उस लड़के के साथ ही बैठना पड़ता। कोशिश करती थी कि जल्दी जाऊं ताकि मुझे उसका एहसान ना लेना पड़े। वह कहता था, इकरा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो मेरी दोस्त हो। मैं उसे कहती थी, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, क्योंकि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। अकरम का बार बार मेरे नज़दीक आना, मेरे लिए अपनी सीट पर जगह बनाकर रखना, पेपर के बीच में मुझे चीटिंग करवाने की कोशिश करना, यहाँ तक कि एक दिन तो उसने हद ही कर दी। गलती मेरी थी और टीचर ने कहा कि तुम्हें सज़ा मिलेगी, तो कहने लगा, टीचर आप इकरा के हिस्से की सज़ा मुझे दे दे। अब इस बात पर सब लोग हंसने लगे, लेकिन उसने ये बात बड़ी दिल से कही थी। मुझे भी गुस्सा आ गया। टीचर ने कहा, अच्छा, बहुत ज़्यादा शौक है तुम्हें दूसरों की सज़ा लेने का, ज़रा इधर आओ, अपनी सज़ा भी ले लो और उसकी भी ले लो। उसको ज़्यादा ही मार लगा दिया। मुझे बाद में थोड़ा सा बुरा भी लगा और मैंने एक लड़की से कह दिया, क्या मुझे इससे जाकर पूछना चाहिए? वह लड़की भी शायद तमाशा देखने वालों में से थी। उसने कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हारे लिए उस बेचारे ने मार खाई और तुम जाकर उससे पूछोगी नहीं कि वे ठीक है या नहीं। मैं जैसे ही उससे जाकर पूछा
तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं पूछना चाहिए था। मैंने कहा, तुम ठीक तो हो? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? शुक्र है तुमने आकर पूछ लिया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे देखते ही उसकी आंखों में ऐसी चमक उभर आई थी, मैं नजर चुराने पर मजबूर हो गई थी। मैं जब भी उसकी तरफ देखती थी, उसके चेहरे पर एक स्माइल रहती थी और मुझे उसका हर वक्त मुस्कुराते रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं उससे दूरियां बनाकर रखना चाहती थी, लेकिन वो मुझसे उतना ही करीब रहने की कोशिश करता था। मेरे जरा सी खैरियत पूछने से ही ऐसा लगता था उसके सारे दर्द दूर हो गए हों। मैं उसके पास से जाना चाहती थी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, इकरा 2 मिनट मेरे पास बैठ जाओ, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे सुकून की दवा नहीं हूँ। अगर तुम्हारे दिल में दर्द है तो जाकर डॉक्टर से दवा ले लो। ये कहकर मैं गुस्से से बाहर उठकर चली आई थी। पीछे से मुझे अकरम की आवाज आई थी, मेरी डॉक्टर तो तुम ही हो। मुझे उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कभी बातों बातों में ऐसी बात बोल जाया करता था, मैं इसका मतलब खोजती रह जाती थी। जब तक मैं स्कूल में रहती थी, अकरम मेरा इतना ख्याल रखता था जैसे मैं कोई कांच की गुड़िया हूँ। अपने लंच बॉक्स मेरे लिए खाने पीने का ढेर सारा सामान लेकर आता। जब हम लंच करते तो मेरे लंच बॉक्स में डाल देता। मेरा किसी के साथ झगड़ा होता तो मेरी ढाल बन जाता। टीचर मुझे डांटती तो फिर आगे बढ़कर मेरे हिस्से की गलती अपने सर ले लेता। कुल मिलाकर वो मेरा बहुत ध्यान रखता था, मेरे ऊपर कोई भी आंच नहीं आने देता था। वैसे ये बात सच थी कि अकरम के होते हुए स्कूल का कोई भी आवारा लड़का मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भी नहीं करता था। लेकिन मुझे अकरम की ये हरकतें पसंद नहीं थी, या फिर मैं महसूस नहीं कर पाती थी। अकरम की वजह से मैं स्कूल में कितनी सेफ थी, वरना मैं आंख फैलाकर देखती तो स्कूल में हर दूसरे तीसरा लड़का लड़की एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर बातें कर रहे होते थे, लेकिन मुझ तक आज तक कभी अकरम के अलावा दूसरे लड़के ने बात करने की कोशिश नहीं की थी। और शायद वजह अकरम ही था। लेकिन मेरे ख्याल में अकरम बहुत ही चिपकू टाइप का लड़का था और मैं उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। मैं कैसे सबके सामने कह देती कि अकरम मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर ये बात मेरे घर तक चली जाती तो फिर क्या होता? मेरी तो पढ़ाई ही छूट जाती। इसलिए मैं बहुत ज्यादा डरी सहमी रहती थी। लेकिन आज तो हद हो गई। वो मेरे पास खड़ा होकर मुझसे वही बातें कर रहा था कि इकरा, तुम मुझसे दूर क्यों रहती हो? तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। देखो, जब मैं यहाँ से निकलूंगा मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी लग जाएगी और फिर मैं अपने माँ बाप को तुम्हारा हाथ मांगने के लिए तुम्हारे घर भेजूंगा। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ, अपना बनाकर। अकरम की बातें मेरे पूरे शरीर को आग लगा रही थी। आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई थी कि वो मुझसे इजहार मोहब्बत कर रहा था, यहाँ तक कि शादी के सपने भी देख रहा था। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम मेरी मर्जी जाने बिना मुझसे शादी की बात कर रहे हो? लेकिन शायद आज वह भी अपने पूरे मूड में था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने भी गुस्से से कहा, छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन अकरम मेरा हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कहने लगा, इकरा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मैं डर के मारे थर थर कांप रही थी। अगर किसी ने मुझे देख लिया और ये खबर मेरे घर तक पहुंच गई तो क्या होगा? अभी मैं उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर ही रही थी कि एक दूसरा लड़का हमारे पास आ गया। उसने अकरम के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। इस मारने वाले लड़के का नाम साहिल था और यह हमारे स्कूल में नया नया ट्रांसफर होकर आया था। शरीफ लड़कियों को छेड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती अकरम? क्यों उसे छेड़ रहे हो? मैं छेड़ नहीं रहा था, दोस्त है मेरी। लेकिन मैंने भी कह दिया, ये मेरा दोस्त नहीं है, ऐसे ही मेरे पीछे पड़ा रहता है। उन दोनों की लड़ाई हो गई, वे आपस में भिड़ गए और मैं वहां से चली आई। मुझे मेरी एक दोस्त ने कहा कि तूने अच्छा नहीं किया, बेकार में तूने अकरम को उस लड़के से पिटवा दिया। मैंने कहा, शायद वह इसी तरह ठीक हो सकता है और ये मेरी शराफत है कि अब तक मैंने उसकी शिकायत प्रिंसिपल से नहीं लगाई, उसके माँ बाप को नहीं बताया। किसी और के हाथों अगर उसे 2-4 थप्पड़ पड़ जाएगा तो शायद ठीक हो जाएगा। मेरी जगह कोई और होता तो सीधा उसके घर शिकायत लेकर चला जाता। ये स्कूल में पढ़ने आता है या लड़कियों को तंग करने आता है? और हिम्मत तो देखो उसकी। मेरा क्लासमेट है और कहता है तुमसे सगाई करूंगा, तुमसे शादी करूंगा। पागल तो नहीं है? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैंने बहुत गुस्से से कहा और उसके बाद मैंने खबर नहीं ली अकरम के साथ क्या हुआ। पर जब मैं घर आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी माँ, मेरी खाला बैठकर मेरे रिश्ते की बात कर रही थी। वह कह रही थी बस 2-2.5 साल में ही तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी। 12वीं तक पढ़ने की बात की थी ना उसने, बस हो जाएगी 12वीं क्लास, उसके बाद लड़की की शादी करनी है और ये पहली लड़की होगी जिसकी शादी इतनी लेट हो रही है।
वरना हमारे खानदान में तो जहाँ लड़की सयानी होती है हम उसकी शादी कर देते हैं। आपको तो पता है ना हमारे खानदान की रीति रिवाज के बारे में। अगर अपनी बेटी को ही ना संभाल सके तो कल किसी की बेटी के ऊपर भी बात नहीं कर पाएंगे, किसी को कोई अच्छी बात नहीं समझा पाएंगे। मेरी माँ, मेरी खाला बहुत ज्यादा डरती थी क्योंकि घर में उन्हीं की राज चलता था। वह कहने लगी, बाजी आप फिक्र ना करें, मैंने तो अपने बेटी बेटियों से यही बात कर ली है, हमें उसकी बात मान ली है, अब वो हमारी बात मानेंगे। 4 महीने में सगाई कर दूंगी, विदाई पढ़ाई के बाद हो जाएगी। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं वहाँ पर अकरम को कह रही थी कि मुझे नहीं करनी शादी, मेरी कोई शादी करने की उम्र है, और यहाँ पर वही बात हो रही थी जो अकरम कह रहा था। यानी कि मेरे घर वालों ने भी वही लॉजिक निकाला था कि अभी सगाई कर देते हैं। मैंने अपनी माँ से कह दिया मैं अभी शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। मेरी माँ ने कहा अभी शादी नहीं हो रही है, वैसे भी शादी होते होते और रिश्ता तलाश करते करते इतना वक्त तो लग ही जाता है, इसलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। क्या अभी हम तेरी शादी करवा रहे हैं? मैंने कहा कि पर शादी की बातें तो कर रहे हैं ना, नहीं करना चाहती हूँ मैं शादी। मेरी माँ ने मेरी एक ना सुनी और कहा अच्छा रिश्ता मिलते ही देखते हैं। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो अकरम को देखकर हैरान रह गई। मुझे तो लगता था साहिल ने उसके साथ थोड़ी बहुत मार कुटाई की होगी, लेकिन उसके चेहरे पर जिस तरह के जख्म लगे हुए थे ऐसा लगता था उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। मेरा दिल अजीब सा हो गया था, मेरी वजह से उसके साथ ये सब हुआ था। वह भी मुझे डर की नजरों से देख रहा था। पूरा दिन लगभग ऐसे ही गुजरता रहा। फिर उसे मौका मिला, वो मेरे पास आया। मैंने सोच लिया था कि मैं उससे माफी मांग लूंगी और कहूंगी कि मेरी वजह से हुआ है तो मुझे माफ कर दो, पर उसने आते ही अजीब सी बात कर दी। उसने जो बात की मैं सुनकर दंग रह गई थी। उसकी आंखों में अजीब से रंग थे, चेहरे पर जुनून समाया हुआ था। आते ही उसने मुझे कंधों से पकड़कर झकझोर दिया था। कहने लगा, इकरा हद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। शायद अपनी जिंदगी में कभी मैंने किसी के लिए ये फीलिंग महसूस नहीं की जो तुम्हारे लिए करता हूँ। तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि तुम लड़की हो या पत्थर हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम एक आवाज दो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। और तुम हो कि तुम्हारे दिल पर कोई चीज असर नहीं करती है। मेरे प्यार को तुमने मजाक बनाकर रखा है। मुझे भी अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुमसे मोहब्बत क्यों की। तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए सजा बन जाएगी और मैं ये सजा तुम्हें जरूर दूंगा। वह एक ही सांस में बोलता जा रहा था और वहां से चला गया और मैं हैरान रह गई कि उसे क्या हो गया है। मैंने उसे आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा था और मेरे साथ तो वह कभी भी गुस्से में पेश नहीं आता था, आराम से ही बात करता था। फिर आज इस तरह की बात करके क्यों चला गया? मेरी दोस्त ने कहा, तुझे नहीं पता, लड़कों के अंदर बड़ी ईगो होती है और तूने तो उसका बहुत ज्यादा इम्तिहान ले लिया। उसकी ईगो का इतना टेस्ट ले लिया है कि अब अगर वह तेरे साथ कुछ कर भी देना तो वह जायज होगा। मैंने कहा, क्या कर देगा मेरे साथ? तुम भी मुझे डरा रही हो। उसने कहा कि मेरा ये मतलब नहीं है, वह फिर भी बुरा आदमी नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई तुम्हें प्यार करे और तुम उसे बार बार धुतकारती रहो, उसके जज्बातों के साथ खिलवाड़ करती रहो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा कि तुम भी पागल हो गई हो। कुछ नहीं किया मैंने, और अगर वह मुझे पसंद करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी उसे पसंद करूं। यानी कि अगर वो मुझे पसंद करता है तो क्या मेरा भी फर्ज है कि मैं भी उसे पसंद करने बैठ जाऊं? नहीं करती उसे पसंद। लोग एक तरफा प्यार भी करते हैं। अब उसकी किस्मत बुरी है कि वह एक तरफा प्यार कर बैठा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? रात को ही मेरी बहनों ने एक फिल्म लगा ली और उस फिल्म में ऐसा हुआ कि एक लड़का लड़की के पीछे पीछे फिरता था, उसका बहुत ख्याल रखता था, कभी उसके लिए फूल लाता, कभी चॉकलेट लाता, लेकिन वह लड़की उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। और एक दिन उस लड़के का दिल टूट गया और उसने कहा कि मैं तुमसे बदला लूंगा। वह उसी लड़की को उठा ले गया और उसके साथ बहुत बुरा किया। पता नहीं क्यों ये फिल्म देख के मुझे बार बार अकरम का ख्याल आ रहा था और उसकी दी हुई धमकी याद आ रही थी। उसने भी कहा था कि तुमने मेरी क्या हालत कर दी है, मोहब्बत को मजाक बना दिया है, इसका बदला तुम्हें जरूर मिलेगा। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा था? कैसे निकालता वह मुझ पर गुस्सा? मेरी बहन ने कहा, ये क्या बात हुई? इसका मतलब कि ये लड़का उससे कभी मोहब्बत करता ही नहीं था।
अगर मोहब्बत करता होता तो इतना बुरा कभी नहीं करता। जिससे मोहब्बत हो उस बंदे को एक कांटा भी चुभने नहीं देता, और उसने तो उस लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ऐसी होती है फिजूल फिल्में, बस ऐसे ही कहानी बना देते हैं। जबकि मैं सोच रही थी कि कहानियां ऐसे नहीं बनते, ये कहानियां भी तो आम जिंदगी से ही निकलती है। सारी रात मैं इसी बारे में सोचती रही और फिर मेरी जिंदगी में वह दिन भी आ गया जिसका मुझे कभी भी इंतजार नहीं था। और मैं आज बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। आज अकरम आया तो था, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक उसने ना तो मेरी तरफ देखा था और ना ही मुझसे कोई बात की थी। ऐसा लगता था कि पहली बार ऐसा हो रहा था, नहीं तो पूरा दिन उसकी नजर मुझ पर ही होती थी। कभी वो मुझे प्यार से देखता, कभी मुस्कुराता, कभी मुझसे बात करने की कोशिश करता, कभी मेरे पास आकर बैठ जाता। किसी न किसी तरीके से वो मेरे साथ कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ ही लेता था। लेकिन आज वो ऐसा नहीं कर रहा था तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि अब मुझे उसकी तवज्जो हासिल करने की आदत हो गई थी। उसने तो गलती से भी मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि एक बार तो मैंने ऐसा किया, मैं जानबूझकर ही उसके पास चली गई क्योंकि मुझे टीचर ने कहा था सबसे टेस्ट कलेक्ट कर लो। मैंने कहा कि टेस्ट दे दो। उसने मुझे टेस्ट भी ऐसे हवा में पकड़ाया कि गलती से भी उसकी नज़र मेरी नज़र से ना मिली। मुझे बहुत बुरा लगा महसूस हो रहा था। बाकी सब क्लास वाले भी जानते थे वो मुझे इग्नोर कर रहा है और वे भी मन ही मन हंस रहे थे। मेरी बेइज्जती भी हो रही थी और बुरा भी लग रहा था। पर फिर मैंने सोचा, मैं तो यही चाहती थी कि ये मुझसे दूर रहे। अब ये मुझसे दूर रह रहा है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है? अच्छी बात है, बस अपने काम से काम रखे। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। छुट्टी होने वाली थी, बल्कि छुट्टी हो चुकी थी। लड़कियां अपने अपने घर जा रही थी। मैं भी अपने घर खुद ही जाया करती थी। मेरा घर यहाँ से दूर था, लेकिन गलियों के अंदर से चली जाती थी। मेरे साथ एक लड़की भी होती थी, पर आज वह नहीं आई थी। हम दोनों लड़कियां पैदल ही अपने अपने घर को चली जाती थीं। उसका घर थोड़ा पहले आता था और मेरा घर 3-4 मिनट की दूरी पर आगे था। मैंने कहा कि मुझे जरा बाथरूम जाना है। मेरी दोस्त ने कहा कि अकेली जाओगी? मैंने कहा हाँ, बस मैं 5 मिनट में आती हूँ। शायद यही मेरी गलती थी। मैं बाथरूम में चली गई और अब वापस आने लगी तो ये देखकर हैरान रह गई कि बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद था और कोई बाथरूम में खड़ा भी था। स्कूल के बाथरूम बहुत बड़े बड़े होते हैं, पूरा हॉल होता है। अगर वहाँ पे कोई खड़ा हो और हल्की सी भी आवाज निकले तो आवाज गूंजती है। मुझे पता था कोई बाहर खड़ा है। मैंने दरवाजे को बार बार खोलने की कोशिश की। मुझे बहुत डर लग रहा था। अचानक से मेरा दिल बैठ गया और मेरे दिल की आवाज मुझे कानों में आने लगी। मैंने कहा कि कौन है बाहर? ये क्या बदतमीजी है? ये क्यों दरवाजा बंद किया है? खोलो। पहले तो कोई बोल नहीं रहा था। फिर मैं ये सुनकर हैरान रह गई कि जिसकी आवाज मुझे आई वह कोई और नहीं बल्कि अकरम था। उसने कहा कि मैं दरवाजा खोलूंगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मेरे दिमाग में तुरंत वह फिल्म और उसकी बातें आ गई। लगता है वह आज मुझसे बदला लेना चाहता है। मैंने कहा कि कौन सी बात? उसने कहा तुम पहले वादा करो कि मेरी बात मानोगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई और दिल में सोचने लगी मुझे अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए, मुझे घबराना नहीं चाहिए, मैं उससे लड़ सकती हूँ। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, तुम्हारी बात मानूंगी, पहले दरवाजा खोलो। खोलो। मैंने सोच लिया था जैसे ही दरवाजा खुलेगा मैं उसे धक्का देकर बाहर भाग जाऊंगी और अपना बैग उठाकर स्कूल से ही बाहर निकल जाऊंगी। अगर बाहर कोई चौकीदार या स्कूल का कोई आदमी खड़ा होगा तो उससे भी उसकी शिकायत कर दूंगी। बस मुझे दरवाजा खोलते ही पागलों की तरह बाहर भागना है। उसने कहा ठीक है, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला मैं भागने लगी और भाग भी गई, पर मुझे 2 और लोगों ने पकड़ लिया क्योंकि वह बाहर अकेला नहीं खड़ा था, बल्कि जो आदमी बाहर खड़ा था वह साहिल खड़ा था और जिसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। वह अकरम था ही नहीं। उन्होंने अकरम को इस्तेमाल किया था ताकि मैं बाहर आऊं और ये कहूं कि हाँ जो तुम लोग कहते हो वह मैं करूंगी। बाहर साहिल और उसके दोस्त खड़े थे। उन्होंने अकरम की आवाज में मुझे बेवकूफ बनाया था। मैं बेवकूफ बन गई थी और जब मैंने कहा कि हाँ जो तुम लोग कहोगे मैं वह करूंगी तो उन्होंने इस बात को रिकॉर्ड भी कर लिया था ताकि कल को मैं कोई और हरकत ना कर सकूं और उन पर इल्जाम ना लगा सकूं। इसका मतलब कि इसकी आदत अपराधी वाली थी, तभी इतने तरीके से और सलीके से ये सब कुछ कर रहा था। साहिल ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी नजर तो तुम पर उसी दिन से थी जब मैं इस स्कूल में पहली बार आया था। यार क्या हुस्न पाया है तुमने। सच्ची में मर मिटा हूँ तुम पर। लेकिन बीच में ये अकरम आ जाता था। उसे क्या लगता है कि ये खूबसूरत कली मैं उसकी होने दूंगा?
अरे इस कली पर तो सिर्फ मेरा हक है। ये कहकर साहिल मेरे गालों पर हाथ रखा था। मैं गुस्से से चिल्लाई थी कि दूर रहो मुझसे, हाथ भी नहीं लगाना, नहीं तो हाथ तोड़कर रख दूंगी। कहने लगा, अच्छा तुम मेरा हाथ तोड़ दोगी? ये फूल से नाजुक हाथ भला मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? ये कहकर उसने मेरे हाथों को जोर से दबाया था। मेरे गले से एक चीख निकली थी और शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि अकरम अभी स्कूल में ही था। मेरी चीख सुनकर अकरम वहां पर आ गया था। साहिल के आदमी अकरम को पकड़ने लगे थे, लेकिन अकरम उन पर भारी था। वह आदमियों को मार रहा था। फिर उसके बाद वह साहिल की तरफ बढ़ा था। अब साहिल ने मेरा हाथ छोड़कर वह भी अकरम की तरफ बढ़ा था कि तभी अकरम ने मुझसे कहा, भाग जाओ यहाँ से। पर अब मैं कैसे भाग सकती थी? अब मेरा भागना यहाँ से बहुत मुश्किल था। साहिल ने मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा, ये ऐसे ही तेरे पीछे पागल नहीं है तू कमाल की। लेकिन अब बात कुछ ऐसी है कि हमें जो करना है हम करेंगे और इल्जाम अकरम पर लगाएंगे, क्योंकि उसने ही तुझे सबके सामने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूंगा। इससे कहते हैं मौके का फायदा उठाना, और ये हम जैसे अक्लमंद लोग ही कर सकते हैं, इस जैसे बेवकूफ नहीं जो एक लड़की के पीछे पागल है। इसका मतलब अकरम की ऐसी कोई नीयत नहीं थी और ये साहिल बहुत बुरा लड़का था। अब हम दोनों फंस चुके थे। हमने एक दूसरे को देखा और यही सोच रहे थे बस इस मुसीबत से किसी तरह निकल जाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल था क्योंकि स्कूल खाली हो चुका था। किसी को क्या पता कि बाथरूम में कौन है। सब लोग जा चुके थे। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी और कल छुट्टी भी थी। वे लोग मेरी तरफ बढ़ने लगे और अकरम उन्हें धमकियां देने लगा कि अगर उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। लेकिन वे सब हंस रहे थे क्योंकि उसके दो दोस्तों ने अकरम को पकड़ा हुआ था। वह कुछ नहीं कर सकता था। वह मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं बहुत डरी हुई थी और उसके बाद मुझे यकीन नहीं आया कि अकरम मेरे लिए कभी ये सब कुछ करेगा। और उसने कहा, इकरा भाग। उसने इतना कहा और खुद जाकर बाथरूम में लगे शीशे से टकरा गया। उसकी इस हरकत की वजह से इतना ज्यादा शोर हुआ और उसकी हालत इतनी खराब हुई कि वो सब लोग डर गए। उन्होंने कहा, यह आदमी मर जाएगा और इल्जाम हम पर आएगा। वे लोग भी वहां से भाग गए। कहने को मैं भी भाग गई थी, लेकिन मैं दोबारा वापस आई। मेरे कदम पीछे की तरफ मुड़े थे और शायद वही पल था जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे अकरम से प्यार हो गया है और मैं ही इस प्यार से इनकार कर रही थी। मैंने उसकी हालत देखी तो मैं बहुत डर गई थी। लेकिन इतना तमाशा बन गया था कि उस समय स्कूल में एक ही आदमी बाकी था जो स्कूल के स्टाफ में से था। उसने भी हमें देख लिया और उसने हमारी मदद की। पर अकरम की हालत बहुत खराब हो गई थी। ऐसा लगता था वह इस दुनिया में नहीं रहेगा। उसे देखकर ही डर लग रहा था। पहले ही उसे उन लोगों ने बुरी तरह से मारपीट किया था और अब उसके साथ ये सब कुछ हो गया था। और ये सब कुछ उसने सिर्फ मेरे लिए सहन किया था। इतनी बड़ी बेवकूफ थी कि मैंने उसके प्यार को नहीं समझा। मेरे घर वाले मुझे तलाश कर रहे थे क्योंकि मैं अभी तक घर नहीं पहुंची थी। फिर जब मैं उनको मिल गई तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन लोगों ने जब मेरी ये बातें सुनी और लड़के की हालत देखी और फिर ये पता चला कि उसकी वजह से आज उनकी बेटी की जिंदगी और इज्जत दोनों बची है, तो वे भी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। जब अकरम घर आ गया तो मैंने धीरे से अपनी माँ को बता दिया मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। हमारे परिवार में कभी किसी ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी बात मान ली और मेरे सारे भाई बहनों ने भी मेरा ही साथ दिया। यूं तो हम लड़ते झगड़ते रहते थे, पर आखिरी समय पर भाई बहन के काम आए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बहन की खुशी इसी में है तो उसकी शादी करवा दी जाए, क्योंकि अगर ये खुश नहीं रहेगी तो हम सब कैसे खुश रहेंगे। और इस तरह मेरी और अकरम की शादी पक्की हो गई। 2 महीने में हम दोनों का निकाह करा दिया गया था, लेकिन हम ये बात किसी को बताने वाले नहीं थे। निकाह इसलिए जल्दी करवा रहे थे ताकि ये बात पक्की हो जाए। अभी हमारे फाइनल पेपर होना बाकी थे। हम दोनों का निकाह बहुत जल्दबाजी में और बहुत ही साधारण तरीके से करवा दी गई और कहा गया था कि रिसेप्शन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हम दोनों अब एक साथ बैठते, एक साथ बातें करते, हंसते मुस्कुराते। किसी को नहीं पता था हम पति पत्नी हैं। सब लोग ये समझते थे कि शायद हम लोगों में दोस्ती पक्की हो गई है, यानी कि रिलेशनशिप में है। और हमें इस बात पर बहुत हंसी आती थी। साहिल और उसके दोस्तों के बारे में हमने प्रिंसिपल से शिकायत की थी। उन्होंने उनको स्कूल से निकाल दिया था। उसके बाद हमने कॉलेज भी एक साथ किया, लेकिन मैं फर्स्ट ईयर में ही प्रेग्नेंट हो गई थी और मैं ये नहीं चाहती थी मैं कॉलेज छोड़ूं। इस बारे में मैंने अकरम से बात की तो अकरम ने कहा कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अगर तुम बच्चा नहीं चाहती हो तो तुम उसको नुकसान करवा दो, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो।
लेकिन ये बात मेरे ससुराल वालों को भी पता चल गया और फिर मेरे माँ बाप को भी पता चल गया, क्योंकि हम दोनों को एक साथ अस्पताल में जाते हुए किसी ने देख लिया था और वहीं पर दोनों परिवार पहुंच गए। उन्होंने कहा, अगर तुम दोनों ये बच्चा नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस बच्चे को इस दुनिया में आने दो, तुम वापस अपनी पढ़ाई कर लेना, बच्चे हम पाल लेंगे। मेरे सास ससुर दोनों ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और मेरे अम्मी अब्बू मुझे बुरा भला कह रहे थे कि तू एक मासूम की जान लेने पर तुली है, अगर बच्चा नहीं चाहिए था तो एक दूसरे से अलग ही रहना था। मेरा सर तो शर्म के मारे नीचे झुका तो उठा ही नहीं और मैं अब बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। आप लोग बताइए कि मुझे अब क्या डिसीजन लेना चाहिए। अकरम का डिसीजन वही है जो मैं चाहूंगी, वही करेगा। मुझे आप लोगों की राय की जरूरत है। अभी मेरे इतने दिन ऊपर नहीं चढ़े हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।